नमस्कार, मैं गौरी शंकर शाह। ऐसे तो बोर्ड में लिखा हुआ है क्लास 8 चैप्टर 1 द मॉडर्न पीरियड, लेकिन मैं जो आज बताऊंगा वो किसी विशेष क्लास से संबंधित नहीं है। ये इतिहास की आम समझ से संबंधित है। इतिहास क्या है, इससे संबंधित है। फिर मॉडर्न पीरियड तक आएंगे, शुरू से शुरुआत करते हुए मॉडर्न पीरियड तक। तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द मॉडर्न पीरियड। इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ आइडिया। इतिहास विचारों का इतिहास है। आज से 40-50 लाख साल पहले इस पृथ्वी में बहुत सारे बंदर थे। मैनी एप्स वेयर देयर। एप्स बंदर जो आदमियों के पूर्वज थे। तो बहुत सारे बंदर थे, लेकिन सभी बंदरों ने पत्थरों को इस्तेमाल नहीं किया। तो हम इतिहास में किनको प्रमुखता देते हैं, किन बंदरों को प्रमुखता देते हैं, किन समूहों को प्रमुखता देते हैं जिन्होंने पत्थरों को इस्तेमाल किया। हम इतिहास की किताब में वही जगह और उसी बंदर के समूह को खोजते हैं जिन्होंने पहले पहले पत्थरों को इस्तेमाल किया। फिर वो पत्थर के एज ए टूल वो यूज करते थे, शिकार करते थे, मिट्टी खोदते थे, फल को तोड़ते थे। तो उनको वे पहले पत्थर इस्तेमाल करने वाले थे। फिर कुछ समूहों ने, बंदरों के आदि मानवों के समूहों ने पत्थर को घिसा, पॉलिश किया, छोटे छोटे धारदार हथियार बनाए, लकड़ी में उनको घुसा के फेंकने वाले औजार बनाए, और दे हैव फर्दर डेवलप्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग स्टोन टूल्स। ये क्रम बहुत दिन तक चलते गया। फिर आदि मानव के कुछ समूहों ने खेती करने की कला सीखी। दे हैड डिस्कवर्ड द आइडिया ऑफ हाउ टू ग्रो क्रॉप्स। मतलब दे डिस्कवर्ड द आइडिया टू ग्रो क्रॉप्स। तो दिस वाज ए रिवोल्यूशनरी चेंज। दिस वाज ए रिवोल्यूशनरी चेंज। ये इसने आदि मानव की जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन किया। अब आदि मानव नहीं रहने वाला था। अब आदि मानव होने वाला था। क्यों? उसने खेती करने का विचार या आइडिया सीख लिया था। तो अब वो एक जगह रहने लगा, उसकी जिंदगी और आरामदायक हो गई। इसके साथ उसने जानवरों को भी पालतू बनाया। जानवरों को पालतू बनाया और खेती करना सीखा। यानी पशुपालन और खेती साथ में चले। तो फिर बाद में कुछ समूहों ने खेती करना सीखा। बाकी फिर बहुत सारे सभी मानव जो आदि मानव से मानव होने वाले थे, उन्होंने खेती करना सीखा। आदि मानव से जो मानव बनने वाले थे, उनको खेती करने की जरूरत थी, या उस डिफिनेशन में फिट होने के लिए खेती अपनाना होता है। अभी भी बहुत सारे आदि मानव है जो हंटर एंड गैदर। बहुत सारे अभी भी आदि मानव हैं जो अभी भी उसी समय में है। 20 लाख साल पहले जंगलों में फल खोजते हैं, मूल खोजते हैं और शिकार करते हैं। तो फिर आदि मानव बन गया खेती करने के बाद। अब बोलेंगे मानव। अब खेती तो करते थे पत्थरों के औजारों से, लकड़ियों से, और जानवरों को हड्डियों से खोद के, उनके सहारे से। फिर उन में ने कुछ ग्रुप्स को मालूम चला धातु का उपयोग। दे फर्स्ट डिस्कवर्ड कॉपर, देन आयरन। छोड़ दिया था चक्का। निलिथिक नवपाषाण काल में, निलिथिक एज में आदमियों ने चक्का का भी आविष्कार किया। चक्का को बनाया, चक्र, व्हील, और ये उन्होंने उसका इस्तेमाल बर्तनों को बनाने के लिए किया। पोटस व्हील में कुम्हार का चक्का, मतलब उसके उन्होंने पोटर व्हील के साथ मिट्टी के अच्छे अच्छे बर्तन, टिकाऊ बर्तन बनाना शुरू किया।
फिर उसको एक गाड़ी बनाया, गाड़ी के ऊपर उन्होंने खुद खींचा, फिर वो जानवरों को उन्होंने गाड़ी से बांध के जानवरों के श्रम से अपना काम निकाला उन्होंने। तो धातु में पहला जो बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया गया वो था तांबा, कॉपर, और से कॉपर मटेरियल मिलाने से ब्रोंज बनता है। तो इनको जिन्होंने इस्तेमाल किया उन्होंने बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनाई। हम लोग एंशिएंट वर्ल्ड में पढ़ते हैं, एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री में 4 मेजर सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, हड़प्पन, वांगो, इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन, ये 4 बड़ी सभ्यताएं थी। तो इनका आधार क्या था? खेती, शहरीकरण, खेती, तांबे का प्रयोग, खेती तांबे का प्रयोग, शहरीकरण, इनकी मुख्य विशेषताएं थी। और फिर आया लोहे का प्रयोग। तो जिन लोगों ने लोहे के प्रयोग सीखा, फिर एज उनको एडवांटेज था, वो लोहा तांबा से ज़्यादा मजबूत होता है। तो जिनके पास लोहा था वो अब इतिहास में अपना नाम दखल करने वाले थे। तो हम बहुत सारे आयरन एज सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। आयरन एज सिविलाइजेशन इंडिया पे अभी फोकस करेंगे, क्योंकि अब इंडिया पे आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से इंडियन हिस्ट्री में आते हैं, इंडिया पे फोकस करेंगे। तो भारत में लोहे का प्रयोग आर्य करते थे, उन प्रयोग जानते थे। तो सिविलाइजेशन है आर्यन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक पढ़ते हैं हम लोग। वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 16 सिटी स्टेट, उसके बाद 16 सिटी स्टेट्स, 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद में मगध ने लगभग सबको अपने कब्जे में कर लिया, एक मगध साम्राज्य बना लिया सबको जीतते हुए। तो एक राजा ने नहीं जीता, बहुत सारे राजाओं का एक समूह ने जीता, एक राजा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो वो लोहे के नए नए औजार बनाने लगे। उनके वो विचारशील प्राणी थे। मगधों के जो शासक थे उन्होंने बहुत तरीकों से साम्राज्य का विस्तार किया, लोहे के नए नए औजार बनाए, शादियाँ की, मतलब विवाह संबंध से मित्रता प्राप्त की, चाहे राज्य प्राप्त किया, कुछ राज्यों को जीता। और उनके शासकों ने ऐसी जगह पर राजधानियाँ बनाई जो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट में थी, जिनसे उनको मैक्सिमम एडवांटेज था। तो ये मगध शासकों के विचारों के फलस्वरूप मगध साम्राज्य बन पाया। तो मैंने तब से औजारों और हथियारों के बारे में ज़्यादा ही चर्चा की। तो सबको लगा है कि औजार और हथियार ही क्या राज्य और साम्राज्य निर्माण करते, चाहे समाज का निर्माण करते हैं। जी ऐसा नहीं है, वो तो प्रमुख भूमिका में थे और स्टोन एज में। लेकिन स्टोन एज के खत्म होते होते लोगों ने एक चीज़ और सीखी। क्या सीखी? भाषा सीखी। तो भाषा के द्वारा वो ज्ञान को और आगे बढ़ा सकते थे, नॉलेज को आगे बढ़ा सकते थे। तो भाषा सीखी, फिर भाषा को लिपिबद्ध भी किया, भाषा को लिखना भी सीखा, जो बोलते थे उनको लिखना भी सीखा लिपियों के द्वारा। तो और कालांतर में, खासकर फिर मैं अब भारत में आऊँगा कि बहुत सारे कलाओं और विषयों पे विशेषता हासिल हुई। मगध साम्राज्य में आप पढ़ते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कि हम लोग ने मैथ में, एस्ट्रोनॉमी में, मेटलर्जी में बहुत सारी चीज़ों को खोजा। आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंशन किया, उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है,
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सब बातें थी। तो अब बहुत विचारों का जो क्षेत्र था वो बढ़ने वाला था, स्फीयर उसका बढ़ने वाला था, मल्टी डायमेंशन होने वाला था, और हो गया। तो मगधों को खत्म कर, मतलब मगध साम्राज्य से आगे फिर हर्षा के बाद कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, छूट जा रही हैं। आपको ये खाका दे रहा हूँ सोचने के लिए, आप भी सोच सकते हो। हर्षा के बाद आया, हर्षा के बाद मेडिवल हिस्ट्री का फेज शुरू होता है भारत में। तो अब टर्क अफगान आए, तो टर्क अफगानों ने राजपूतों को हराया। तो टर्क अफगानों की सत्ता स्थापित हुई। तो हम लोग किताबों में मोटा मोटी पढ़ते हैं कि हम लोग में जो पीछे थे, हम लोग वी आर डिवाइड इनटू कास्ट, हम लोग कास्ट में बटे हुए थे, समाज एक नहीं था। इसका फायदा शायद टर्क्स को हुआ। तो इस विषय को तो आगे ले जाता हूँ। फिर आए मुगल्स। तो मुगल्स ने अफगान को हराया, लोधी शासक इब्राहिम लोधी को। तो ये सब विदित है, सबको मालूम है, लगभग सबको, कि इतिहास पढ़ने वाले को, कि बाबर ने अपने साथ तोप लाया था, गोला बारूद। तो उसके गोले बारूद से उसको मदद मिली युद्ध जीतने में। तो फिर मुगलों ने भारत में बहुत दिनों तक राज किया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी डेवलप की, लेकिन वो यूरोपियन से पीछे हो गए विचार के मामलों में। कैसे? क्योंकि यूरोपियंस अपने जगह यूरोप में वो मतलब ज़्यादा फास्ट रेट से वो चीज़ों को सीख रहे थे, चीज़ों को डेवलप कर रहे थे, हमसे ज़्यादा फास्ट रेट पर। वहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा फिर पीछे जाते हैं यूरोपियन हिस्ट्री में, क्योंकि अब यूरोपियंस का एक दौर आने वाला है। जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो भारत से व्यापार करने का एक रास्ता था जो टर्की होके गुजरता था, वो जमीन का रास्ता था। लेकिन क्या हुआ कि जो भारत और यूरोप के बीच में जो टर्की पड़ता है उसको सल्जक टर्क्स मतलब तुर्कों ने जीत लिया 1453 में, 1453 में। तो अब वो ज़्यादा उनको सुविधा नहीं थी भारत में व्यापार करने से, तो उन्होंने अल्टरनेट रूट का पता लगाने का कोशिश किया, सफल भी हुए। Now modern period in Indian history began in the 18th century, where after 1707 when the last Mughal emperor Aurangzeb breathed his last. The crumbling of the old system gave place to new ideas and many new powers emerged on the political horizon of India. The ever-changing political scenario heralded the dawn of modern period, especially with the coming of Europeans. मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कब होती है? 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो उसके औरंगजेब अंतिम महान मुगल शासक था, द लास्ट माइटी मुगल। उनके बाद जो भी व्यक्ति आए वो विचार शून्य थे, लगभग विचार शून्य थे। जो भी शासक हुए, मुगल शासक हुए, लगभग विचार शून्य थे। तो क्या हुआ, साम्राज्य बंटने लगा और नई नई शक्तियाँ उभर गई। खासकर मुगल के जो सूबेदार थे सूबों में, राज्यों में, वो ताकतवर हो गए और भी नई शक्तियाँ उभरी, मराठास, सिख्स, जाट एक्सेट्रा। उसके बाद एक मुगल मॉडर्न पीरियड तो शुरू होता है 1707 से। एक मार्क है, लाइनिंग है, मतलब मार्किंग है। बट इस प्रोसेस की शुरुआत कब से बोल सकते हैं? जब से यूरोपियंस भारत में आना शुरू किए। तो यूरोपियंस भारत में क्यों आ रहे थे? व्यापार के लिए। यूरोपियंस व्यापार के लिए भारत आए थे। बाद में उनका मकसद बदल गया यहाँ के सिस्टम को देख के, लेकिन वो व्यापार के उद्देश्य से भारत पहुंचे थे। पहला व्यक्ति कौन था भारत पहुंचने वाला? क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को डी गामा 1498 में भारत
ये पश्चिमी तट पे पहुंचा। तो एक बात और दो यहाँ पर कंपेरिजन करना थोड़ा जरूरी है, मुगल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री एंड कंटेम्परेरी हिस्ट्री ऑफ यूरोपियंस। मुगलों के जो कंटेम्परेरी थे यूरोप में, उनका इतिहास, चाहे उनके राज्यों का इतिहास करें तो यूरोप में क्या हो रहा था। मुगलों ने भी बहुत सारे नए नए चीज बनाए, नए नए विचारों को आगे बढ़ने दिया, लेकिन वो चीज, एक चीज में वो पीछे हो जा रहे थे यूरोपियन से। किस चीज में? ज्ञान और विज्ञान में। ज्ञान और विज्ञान का वो बढ़ावा उतना नहीं दे पाए जितने यूरोपियंस दे पाए थे जी। तो ज्ञान और विज्ञान के मामला में पीछे हो गए। दूसरी चीज में किसमें भी, दूसरा और क्या था जिसमें पीछे हो गए? सामुद्रिक शक्ति पे, मतलब उनकी नेवी, वो कभी में नौसेना के निर्माण और चाहे उनके विकास में इतना ध्यान नहीं दिया। तो फिर यूरोप चाहते हैं। यूरोप में क्या चीजें हो रही थी जो उनको आगे बढ़ा रही थी? यूरोप में पहले तो हुआ धर्म सुधार आंदोलन हुआ, फिर हुआ पुनर्जागरण। धर्म सुधार आंदोलन में उन्होंने अपने धर्म को आमूल परिवर्तन किया। उनके धर्म में बहुत सारे अंधविश्वास, रूढ़ी, बहुत सारी चीजें आ गई थी, अंधविश्वासी हो गए थे। तो उन्होंने धर्म को परिवर्तित, धर्म में सुधार किया, धर्म को राजनीति से अलग किया। तो उसके बाद पुनर्जागरण में प्राचीन ज्ञान विज्ञान के महत्व, चाहे ज्ञान विज्ञान के महत्व को उजागर किया गया। उसके बाद वहाँ आया साइंटिफिक इन्वेंशन। उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशन किए, डिस्कवरीज की, जिसके द्वारा वो मशीन के ताकत को इस्तेमाल कर पाते हैं। इससे पहले आदमी या तो शारीरिक श्रम या फिर जानवरों के श्रम को इस्तेमाल करता था। अब वो मशीन के श्रम के द्वारा बहुत सारे काम कर सकता था। तो यूरोपियंस इस मामले में भारतीयों से आगे थे, या पूरे एशियन से आगे थे।